आधुनिककालेऽपि बहु उपयोगः अस्ति, प्रयोजनम् अस्ति। ज्योतिषशास्त्रं तथैव अस्ति। इदानीं यदि भवन्तः पश्यन्ति, संपूर्ण विश्वे प्राचीन भारतीय विद्यानां विविध विषयाणाम् उत्कर्षः, उपयोगः, प्रयोगः, प्रसारश्च दृश्यते। ऐसे अनेक विषय हैं जिनका कि प्रचार, प्रसार, उपयोग आज भी दिखाई देता है, जो कि प्राचीन भारतीय विद्याओं से संबंधित है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सम्मुख है योग शास्त्र का, जो कि आज पूरे विश्व में फैल रहा है। साथ ही आप देखिए आयुर्वेद, कोविड के बाद से जिसका सबसे बड़ा प्रचार एवं प्रसार हुआ है वह है आयुर्वेद। साथ ही जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, जिसमें आप भगवत गीता कहें, चाहे उपनिषद कहें, वेद की विद्या, जिनसे कि व्यक्ति को मानसिक आत्मिक संतुष्टि, शांति मिलती है, जो व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करवाता है, ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा विषय है जो बहुत लोक उपयोगकारी है और इसका लोकोपयोग होने के कारण यह भी आज न केवल पूरे भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। और ज्योतिष शास्त्र केवल उतना ही नहीं है जितना कि हम देखते हैं। जैसा कि अब हमें आसपास यह दिखाई देता है कि जन्म कुंडली के द्वारा फल करना अथवा हस्तरेखा देखकर किसी के भविष्य के बारे में बता देना, ज्यादातर लोग इसी को ज्योतिष शास्त्र मान रहे हैं। अपितु ज्योतिष शास्त्र तो अत्यंत विस्तृत विज्ञान है, अनेकानेक विषय इसमें समाहित है। प्राचीन समय में विज्ञान के अधिकांश विषय ज्योतिष शास्त्र में समाहित है। जैसे कि चाहे रसायन विज्ञान के विषय हो, चाहे निर्माण संबंधित प्रत्येक प्रकार के सिद्धांत हो, चाहे वह गणित शास्त्र हो, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे ब्रह्मांड विज्ञान हो, चाहे वनस्पति का विज्ञान हो, चाहे वातावरण का विज्ञान हो, ये सारे विज्ञान प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्र में समाहित थे। आप सभी जानते हैं कि वेदों की प्रवृत्ति, वेदों का मुख्य उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार यह रहा है। सायणाचार्य ने कहा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारस्य अलौकिकम उपायम यह वेदयति सह वेदः। वेद मनुष्य को इष्ट की प्राप्ति करवाने के लिए और उसके अनिष्ट का परिहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। और वेद की सारी शाखाएं, वेद के सारे अंग, उपांग, सारे शास्त्र उसी एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तमेव उद्देश्यं पूरयितुं प्रवृत्ताः सन्ति। परंतु सभी शास्त्रों का अपना अपना एक तरीका है, उन शास्त्रों का अपना अपना एक विधान है, कार्य करने का अपना एक तरीका है। जैसे आयुर्वेद व्यक्ति को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की औषधियों का कब सेवन करना चाहिए, कैसा आहार विहार व्यक्ति को रखना चाहिए जिससे कि वह सर्वदा स्वस्थ बना रहे। उसी प्रकार
योग शास्त्र यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान इत्यादि विषयों के द्वारा व्यक्ति को इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। वैसे ही अगर आप देखें तो वास्तुशास्त्र व्यक्ति के आसपास के वातावरण को उसके अनुकूल बनाकर उसके पंच महाभूतों को प्रकृति के पंच महाभूतों से समायोजित करके उनका सामंजस्य बनाते हुए व्यक्ति को इष्ट की प्राप्ति करवाता है, उसके अनिष्ट का परिहार करवाता है। तो ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार से व्यक्ति के जन्म काल की ग्रह स्थितियों को देखकर उसके कर्म फलों का जन्म जन्मार्जित कर्मों को उसके सम्मुख प्रकट करते हुए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जो जीवन में घटने वाली अकस्मात घटनाएं हैं उनका कारण जानकर उनके निवारण का उपाय जप तप होम व्रत दान स्नान मंत्र साधना कर्म इत्यादि में प्रवृत्ति करते हुए मनुष्य को उसके इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए प्रवृत्त करता है। इस प्रकार से वह कार्य करता है ज्योतिष शास्त्र। तो मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंध है और उन 3 स्कंधों में आप अपने शोध के विषय का चयन कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी, और उन सभी तीनों स्कंधों में अपार संभावना है, अपार संभावना है। जिनमें प्रथम स्कंध है सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र, सिद्धांत स्कंध। मैं खोज रहा हूं अगर पीपीटी कहीं मिल जाए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में अभी यह प्रारंभ किया है हमने व्याख्यान। तो जो सिद्धांत स्कंद है उसमें जो जो विषय समाहित है उनका वर्णन भास्कराचार्य ने किया है कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमा चारश्च द्यु सदाम द्विधा च गणितम प्रश्नास्तथा सूत्तरा। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जितनी भी काल गणना है, समय का जो विज्ञान है, वह ज्योतिष शास्त्र का विषय है। प्रसिद्ध उक्ति है कि कणक्षश्च क्षणशश्च विद्याम अर्थम च साधयेत। कण और क्षण को ध्यान में रखते हुए विद्या और अर्थ का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि क्षण नाशे कुतो विद्या। अगर आप समय को नाश करेंगे तो कहाँ विद्या आएगी, और कण नाशे कुतो धनम। अगर आप पदार्थों का कण का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहाँ धन की प्राप्ति होगी। मैं खोज रहा हूं अगर बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन है वो मिल जाए तो मैं आपको इसके साथ में भी दिखाता रहूंगा। तो कण का विज्ञान है वास्तुशास्त्र और क्षण का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। इस जगत में जितने प्रकार के काल गणना संबंधित सिद्धांत आप देखते हैं, कहीं न कहीं उनका जो मूल है वह भारतीय ज्योतिष में छिपा हुआ है। और निश्चित रूप से आज सभी विश्व के वैज्ञानिक और इतिहासकार भी मानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो गणित व्याप्त है
जो गणित शास्त्र के सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं, वे सारे सिद्धांत मूल रूप से भारत से, और उनका मूल कारण, उनका जो मूल आधार है वह ज्योतिष शास्त्र ही है। और उस ज्योतिष शास्त्र में भी जो संहिता स्कंद है, जिसमें कि त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक की गणना है, उसी ने इस संपूर्ण विश्व में गणित शास्त्र का आविर्भाव किया है। चाहे वह त्रिकोणमिति हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे आप अर्थमेटिक देखें, चाहे अंक गणित को देखें, सब कुछ उन ऋषियों के सतत अन्वेषण का परिणाम है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जी महोदय। ठीक। महोदय जी वही जितने भी विषय आप देखते हैं जो सिद्धांत ज्योतिष में है, और उसमें तो बहुत अधिक संभावना है आज शोध की, क्योंकि पहला शोध का विषय है कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अभी तक भी मैं आपको सच बताता हूं कि गणित शास्त्र का पूर्ण रूप से, बड़े विस्तार से, गहनता से शोध कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि गणित का इतिहास बहुत अधिक विस्तृत है। अगर हम प्राचीन, आप ज्योतिष के विद्यार्थी जानते होंगे कि वेदों में गणित का वर्णन प्राप्त होता है, फिर उसके उपरांत वेदांगों में और उसके उपरांत सूल्ब सूत्रों में गणित के मूल आधार, मूल सिद्धांत प्राप्त होते हैं, जिसमें कि पाई का मान हो, चाहे √2, √3, जो सर्ड्स कहते हैं उन्हें, उस प्रकार की गणित का मान है, पाइथागोरस का प्रमेय है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सूल्ब सूत्रों में यज्ञ कुंडों के निर्माण का विधान है, और कहा गया है कि कुंडों का निर्माण इस प्रकार से हो कि अलग अलग आकृति के कुंड बने, वर्गाकार, आयताकार, अर्ध चंद्राकार, त्रिकोणाकार, शेन चिति के आकार, एक पक्षी के आकार का, परंतु उन सभी का क्षेत्रफल एक जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अधिक हायर मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म गणित की आवश्यकता है, और वह सूल्ब सूत्रों में प्राप्त होती है। उसके बाद 1400 ईसा पूर्व का ग्रंथ प्राप्त होता है आचार्य लगध का, जिसे कि वेदांग ज्योतिष कहते हैं। और अगर गणित शास्त्र की परंपरा में कहा जाए तो उसके उपरांत जो ग्रंथ प्राप्त होता है वो केवल आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ आर्यभट्टियम, जो कि 499 एडी, ईसा के 500 वर्ष के लगभग। तो आप सोचिए, ईसा पूर्व 1400 ईस्वी लगदाचार्य का काल, और उसके उपरांत आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय 500 ईस्वी, तो बहुत बड़ा समय, लगभग 2000 वर्ष का समय। उस समय के ग्रंथ कहाँ है, वो सारे ग्रंथकार कहाँ है? आर्यभट्ट अचानक तो उत्पन्न नहीं हो सकते कि सारे सिद्धांत निकालने लग जाए, सारे सिद्धांतों का प्रणयन करने लग जाए। तो उससे पहले भी अनेक आचार्य रहे होंगे, एक अध्ययन की बड़ी परंपरा रही होगी। आर्यभट्ट किसी गुरुकुल में किसी गुरु के सानिध्य में अध्ययन कर रहे होंगे, और वहां पर इस प्रकार के सिद्धांतों की खोज हो रही होगी। उसके बाद उन्होंने वह ग्रंथ आर्यभट्टियम केवल, कहते हैं कि 23 साल की अवस्था में लिखा है, और उसमें ग्रहों के भगण इत्यादि अनेक विस्तृत सूक्ष्म गणित का विधान है। उसके मध्य के ग्रंथ, उनमें शोध होना अभी अवशिष्ट है। और आपको पता होगा कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया
30 साल उसे हो गए हैं मिशन को चलते हुए, और उन्होंने पूरे भारत में और विश्व में प्राप्त होने वाली पांडुलिपियों का संकलन, उनके नाम, उनसे संबंधित विषय, उनमें कितने पेज है, वो किस भाषा में है, कितने उसमें विषयों का प्रणयन है, इस प्रकार से बड़ा डिटेल वाइज एक कलेक्शन किया है, जिसे नेशनल कैटलॉगरूम कहते हैं, एनसीसी। तो कभी हमें अवसर मिले तो उसका अध्ययन करें, उसे देखें, पता चलेगा कि सिद्धांत ज्योतिष के अनेक ऐसी ग्रंथ और पांडुलिपियां हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आपको उनमें कई ऐसे सूत्र मिल सकते हैं कि जिनमें कि नए-नए गणित शास्त्र का प्रणयन, नए-नए ग्रंथों का, और उस कालखंड के मध्य में जो खो गए थे आचार्य और जो ग्रंथ जिनके नाम हमें नहीं ज्ञात हैं, आप उन्हें खोज सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवदान होगा, न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के गणित शास्त्रियों के लिए, इतिहासकारों के लिए, कि आप उस परंपरा को खोज रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, इस प्रकार से एक लंबी परंपरा चलती है। लेकिन आज भी हमें केवल उतना ही ज्ञात है जितना कि प्रकाशित हुआ है। अनेक ऐसे आचार्य हैं, अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कालांतर में प्राचीन पांडुलिपियों को खोजते हुए अनेक आचार्यों का और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें सुप्रसिद्ध है माधवाचार्य जी, जो केरल से थे। अनेक ग्रंथ उनके प्राप्त हुए हैं जिनका अब प्रकाशन हुआ है, और उससे पता चला है कि ऐसे अनेक सिद्धांत जो कि अंग्रेजी गणितज्ञों के नाम से जाने जाते थे, उनका प्रणयन प्राचीन काल में माधवाचार्य ने अनेकों वर्ष पूर्व कर दिया था, जिसमें कि गॉस थ्योरी है, ऑयलर्स इक्वेशन है, लिबनीज थ्योरी है, जिनको कि अंग्रेज गणितज्ञों के नाम से जाना जाता था, लेकिन वे सारे सिद्धांत उस माधवाचार्य जी के ग्रंथों में विद्यमान थे। उसी प्रकार से आचार्य नीलकंठ, जिनका तंत्र संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें अनेक ऐसे सिद्धांत प्राप्त हुए जो अत्यंत ही विलक्षण है। ठक्कर पेरू आचार्य जी का ग्रंथ मिला है। वैसे ही गुजरात के आचार्य दिनकर का चंद्रार की संज्ञा के ग्रंथ मिला है, जिसमें कि सूर्य चंद्रमा की गति का अत्यंत सुंदर विवेचन 1100 ईस्वी के अंदर किया गया है, और उसकी गणना का क्रम दिया गया है। तो ऐसे अनेकानेक ग्रंथ आज भी सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र के, गणित शास्त्र के विद्यमान है, जो प्रकाशित नहीं हुए हैं। उनमें विद्यमान गणित प्रकाशित नहीं हुई है। आज हम ये कहते हैं कि आर्यभट्ट ने इस प्रकार की अनेकानेक नई नूतन खोज की, ब्रह्मगुप्त ने अनेकानेक खोज की है, तो ऐसे और भी अन्य आचार्य हुए थे। ये बहुत लंबी परंपरा रही है, बहुत विस्तृत परंपरा रही है, जिसमें कि अनेकानेक आचार्यों ने अनेकानेक नए नए सिद्धांतों का प्रणयन किया है, जो हमारे सम्मुख अभी तक आया नहीं है। अब तक जितना खोज हुआ है उसमें भी भारत के गणित शास्त्र के उत्कर्ष को पूरे विश्व ने माना है कि सच में अगर इस दुनिया में 7 वार है, और उस वार का क्रम सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि है, तो रवि से प्रारंभ होता है। लेकिन यही क्रम क्यों है इस विश्व में, पूरे विश्व में यही क्रम क्यों है, वार 7 ही क्यों है? इसका केवल मात्र उत्तर भारतीय सभ्यता, सिद्धांत ज्योतिष, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र दे सकता है। और कोई मिस्र की सभ्यता में, बेबीलोन की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ग्रीक सभ्यता में इसका कारण नहीं बताया गया है कि 7 ही वार क्यों, 12 ही मास क्यों। और आप सोचिए, एक व्रत में 360 अंश ही क्यों? आप 100 अंश भी ले सकते थे, 1000 अंश भी ले सकते थे, लेकिन 360 अंश। एक अंश में 60 कलाएं, 60 प्रत्येक कला में 60 विकला, एक एक पूरे रात दिन में 24 होरा, जिससे ओवर बना है बाद में। ये भारत की देन है। 24 घंटे होना एक दिन में, 1 घंटे में 60 मिनट होना। आपकी घड़ी में जब आप देखते हैं कि 60 का जो चक्र चलता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा, ये 60 ही क्यों लिया? क्योंकि ये भारतीय विद्या में प्राचीन समय से ही इस प्रकार की गणित विद्यमान थी, और भारत ने विश्व को सिखाया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी,
ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे जहां पर विश्व के समस्त देशों से, चीन से, अरब देशों से, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बाली, ये सब जो द्वीप थे, अनेकानेक क्षेत्रों से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए छात्र आते थे। भारत के व्यापारी, आपको पता होगा कि जो नदी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, उसमें प्रमाण मिलते हैं कि भारत का व्यापार संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। भारत का कपड़ा पूरा रोम पहनता था। भारत के मसाले मिस्र में प्रसिद्ध थे। मेसोपोटामिया, बेबीलोन तक भारत का व्यापार विद्यमान था। आप सोचिए कि भारत में तो सोने की खदान ही नहीं है। आज जाके एक कर्नाटक में एक खदान है, लेकिन भारत सोने की चिड़िया कैसे हो सकता था जब भारत में सोना निकलता ही नहीं था? उसका कारण था कि भारत अपने व्यापार में जो भी सामान बाहर भेजता उसके बदले सोना लेता था। तो व्यापार बिना गणित के नहीं हो सकता है, बिना लेन देन व्यवहार के। तो भारत से गणित की परंपरा अरब देशों में सबसे ज्यादा पहुंची और अनेकानेक गणितज्ञ इस बात को मानते हैं। तो कोई ऐसा शोध हो जो कि ये सारा गणित, हम कहते हैं कि जीरो दिया भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल। लेकिन कैसे कैसे जीरो भारत से इस विश्व तक पहुंचा? कैसे 7 वार, कैसे काल गणना का क्रम, कैसे त्रिकोणमिति के सिद्धांत, कैसे बीज गणित के सिद्धांत इस विश्व तक फैले? कोई संस्कृत का विद्यार्थी ने अभी तक इस पे बहुत गहन शोध नहीं किया है। आप कर सकते हैं। ये गणित शास्त्र के ऊपर आप शोध कार्य कर सकते हैं। आप बता सकते हैं विश्व को कि कैसे भारत की काल गणना का क्रम पूरे विश्व में फैला है। अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा शोध का विषय बहुत सुंदर ये है कि आप इस गणित की पूरी परंपरा को बहुत विस्तार से बताइए कि कैसे वेदों से प्रारंभ करते हैं और अनेकानेक ऐसे लुप्त आचार्य हैं जिनका नाम नहीं पता है। आप सोचिए, सुधाकर द्विवेदी जी ने गणक तरंगिणी एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने विज्ञों का और गणित का विस्तार का वर्णन किया। उसके उपरांत अनेकों वर्षों बाद में शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने भारतीय ज्योतिष ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने फिर जो जो उपलब्ध उनके पास ग्रंथ थे, उन आचार्यों के उनके नाम लिखे। उसके आचार्य लोकमणि दाहाल जी ने संस्कृत में ज्योतिष शास्त्र से इतिहास लिखा। और उसके बाद कोई बहुत हुआ है ज्योतिष में। और उसके बाद अनेकानेक नई नई पांडुलिपियां मिली है, नए आचार्यों के बारे में पता चला है, नए सिद्धांतों के बारे में पता चला है। तो कोई छात्र उस विषय में शोध कर सकता है कि वह पूरी गणित की परंपरा को, ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को नए सिरे से लिखे। अनेक विदेशी विद्वानों ने इसमें कार्य किया है, उस इतिहास को लिखे। अन्य विद्यार्थी सबसे उत्तम सिद्धांत ज्योतिष में नए ग्रंथ जो अभी तक प्रकाशित नहीं है, पांडुलिपियों के रूप में विद्यमान है, उनको, उनमें से कोई एक ग्रंथ को ले, किसी एक नई गणित का आविर्भाव करे, उसमें शोध कार्य करे। वैसे ही जो यंत्र निर्माण की कला है, यंत्रादि यत्रोच्यते, भास्कराचार्य ने कहा कि यंत्रादि का निर्माण भी इसमें विद्यमान है। तो ऐसे आपको बहुत कम शोध मिलेंगे जिसमें यह वर्णन है कि किस प्रकार से उन वेद वाले यंत्रों का निर्माण किया जाए। जैसा आप जंतर मंतर में देखते हैं, अनेकानेक यंत्र होते हैं सिद्धांत ज्योतिष संबंधित, लेकिन वो एक एक यंत्र का निर्माण कैसे होगा, वह जयप्रकाश यंत्र कैसे बनेगा, वो राम यंत्र कैसे बनेगा, वह सम्राट यंत्र बनेगा कैसे, उसकी पूरी डिटेल के साथ कोई बताए और उसको कैसे प्रयोग में लिया जाए, यह भी एक बहुत उत्तम शोध होगा। वैसे काल विज्ञान में, गणित शास्त्र में, पांडुलिपि विज्ञान में अभी फिलहाल में गणित शास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है मंजुल भार्गव नाम के व्यक्ति को, जो भारत से है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसने एक बहुत प्राचीन थ्योरम, गॉस थ्योरम का समाधान खोजा और वो कहता है कि मुझे यह समाधान खोजने में सबसे बड़ी सहायता मिली है प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र से, और उसमें भी संगीत शास्त्र में आचार्य हेमचंद्र के द्वारा रचित ग्रंथों में उन्होंने गणित के आविर्भाव का वर्णन किया है। तो उस प्राचीन गणित
शास्त्र के सिद्धांतों के अध्ययन के द्वारा उनके सहयोग से मैंने यह नई खोज करने में मैं सक्षम हुआ। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व के अनेकानेक विश्वविद्यालयों में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूएस में हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, भारतीय गणित शास्त्र के इतिहास पर शोध कार्य होते हैं। अगर कोई अच्छा छात्र सिद्धांत ज्योतिष के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा अध्ययन कर लेता है तो उसके लिए पूरे विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय में जहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स का अध्ययन होता है उसमें कार्य करने की संभावना है। वैसे ही बहुत सारे भारत में आईआईटी है, आईआईएससी जैसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे संस्थान है जहां पर कि आने वाले समय में विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के साथ छात्र जो कि सिद्धांत और गणित में रुचि रखते हैं वे वहां जाकर आने वाले समय में शोध कार्य कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। वहां पर उनको आजीविका भी प्राप्त हो सकती है, वृत्ति भी मिल सकती है। आईआईटी बॉम्बे में स्पेशल सेल फॉर संस्कृत स्टडीज के अंदर केवल मात्र 2 विषय अभी अध्ययन किए जा रहे हैं, जिसमें एक है भाषा विज्ञान और दूसरा है गणित शास्त्र। और अनेक विद्यार्थी आज वहां पर आईआईटी बॉम्बे से सिद्धांत ज्योतिष में शोध कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। और वहां से विदेशों की भी अनेक संभावनाएं बनती है, विदेश में कार्य करने की संभावनाएं बनती है। तो इस प्रकार से अनेक विषय सिद्धांत ज्योतिष में विद्यमान है। और उससे भी ज्यादा विषय जो दूसरा भाग है ज्योतिष शास्त्र का, जिसे संहिता ज्योतिष कहते हैं, उसमें विद्यमान है। संहिता ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारी पांडुलिपियां उपलब्ध है जिनके नाम मैंने देखे हैं, बहुत सारे नाम। तो संहिता ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह है बृहद संहिता। उस बृहद संहिता में आचार्य वराह मिहिर अपने से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों के नाम लेते हैं। लगभग 70 से 80 ऐसे आचार्यों के नाम आते हैं। और उसकी भट्टोत्पल टीका में अनेकानेक ऐसे आचार्यों के नाम है और उनके ग्रंथों के नाम आते हैं जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी पांडुलिपियां कुछ की उपलब्ध है, जिनमें आप शोध कार्य कर सकते हैं, जिनको प्रकाशित किया जा सकता है। और जो बृहद संहिता और उसके उपरांत एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, अद्भुत सागर है। उसमें इतने सारे विषयों का विवेचन है कि आप उनमें शोध करें तो केवल मात्र आपका शोध संस्कृत जगत में प्रसिद्ध नहीं होगा, अपितु किसी और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो सकता है। तो उस बृहद संहिता के प्रारंभ में आचार्य वराहमिहिर लिखते हैं कि तानि शुभाशुभ निमित्तानि सामान्यानि च जगतः प्रतिपुरुषं पार्थिवे च प्रतिक्षणम् अनन्यकर्माभियुक्तेन देवज्ञेन चिन्तयितव्यानि। एक देवज्ञ को प्रतिक्षण आपके आसपास के चारों तरफ के वातावरण का अध्ययन करते रहना चाहिए कि आसपास में हवा किस प्रकार की है, आसपास में जल किस प्रकार का है, वनस्पति किस प्रकार की है, प्राणी किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आकाश में जो ग्रह है उनमें कुछ विचित्र तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ परिवर्तन होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, किसी विशेष प्रकार के तारे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं कि निरंतर सतत रूप से सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने इस ब्रह्मांड का, इस वातावरण का, आसपास के क्षेत्र का अध्ययन किया। कहते हैं कि न चैकाकिना शक्यन्ते अहर्निशम अवधारयितुम निमित्तानि। एक व्यक्ति कोई चारों दिशाओं में लगातार तो नहीं देख सकता है, तो तद्विदः चत्वारः कर्तव्या देवज्ञेन अन्येपि तद्विदः चत्वारः कर्तव्याः। देवज्ञ को ऐसे 4 देवज्ञों को और नियुक्त करना चाहिए। तत्र एकेन ऐन्द्री चाग्नेयी च दिगवलोकयितव्या। एक व्यक्ति तो ऐन्द्री
पूर्व और अग्निकोण को देखता रहे, वहां पर होने वाले परिवर्तनों को देखता रहे। याम्या नैऋति च अन्येनैव, दूसरा देवज्ञ दक्षिण और नैऋत्य कोण को निरंतर देखता रहे, वहां क्या परिवर्तन हो रहे हैं। वारणी वायव्या चोत्तरा चैशानी चेती, एक देवज्ञ पश्चिम और वायव्य और एक देवज्ञ उत्तर और ईशान दिशा को निरंतर देखता रहे। सहस्रों सहस्रों वर्षों तक इस प्रकार के अन्वेषण की और शोध की परंपरा चलती रही। और ये प्रायोगिक शोध है, केवल ऐसा नहीं कि ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वो अंतरिक्ष को देख रहे हैं, आसपास के वातावरण को निरंतर देख रहे हैं। अद्भुत सागर ग्रंथ में आचार्य बल्लाल सेन ने अनेक आचार्यों के नाम लिए हैं। वृद्ध गर्ग, गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, गर्ग, बृहस्पति, बृहस्पति, कटश्रुति, गर्ग, विंध्यवासी, बादरायण, शालिहोत्र, विदुगुप्त, सुश्रुत, पिलुकार्य, नृपपुत्र, देवल। और जैसा कि हमने ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तकों के भी नाम सुने हैं, तो उन प्रवर्तकों के भी ग्रंथ सभी के रहे होंगे। जब वो प्रवर्तक है तो उन्होंने कुछ न कुछ प्रवर्तन किया होगा, लेकिन उनके भी ग्रंथ नहीं मिलते, उन और आचार्यों के भी ग्रंथ नहीं मिलते। लेकिन पांडुलिपियां हैं आज भी। संहिता ज्योतिष में भी बहुत अधिक संभावना है पांडुलिपियों से संबंधित शोध कार्य करने की। तो अनेक ऐसे विषय हैं जो कि संहिता ज्योतिष शास्त्र के अंदर विद्यमान है, जिनमें कि बहुत शोध कार्य हो सकता है। जैसे आपको ग्रहचार, अगर हम यह माने कि संहिता ज्योतिष के द्वारा इस विश्व में घटने वाली, किसी क्षेत्र में घटने वाली, किसी समाज पर घटने वाली बृहद घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है, तो उसके लिए ग्रहचार का अध्ययन करना आवश्यक है। ये सारे ग्रह चलते हुए किस प्रकार से किसी क्षेत्र को, किसी समाज को प्रभावित करते हैं, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन संहिता ज्योतिष में किया है। यहाँ तक कि ग्रहों के वर्ण परिवर्तन का अध्ययन किया है। अनेकानेक वर्षों तक यह ज्ञात नहीं था कि शनि का वर्ण नील रंग का है। लेकिन जब 2013 के बाद कसीनी नाम के यान ने शनि के पास से यात्रा की, तब उसके सतह पर जाकर देखा तो पता चला कि वहां की सतह नील वर्ण की है। लेकिन आचार्यों ने बहुत पहले इस बात को बताया। आचार्यों ने बहुत प्राचीन समय में कहा कि शनि वायु तत्व का है और बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है। तो जब वे यान वहां पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि वहां पर कुछ भी ठोस विद्यमान नहीं है। शनि और बृहस्पति केवल गैस ग्रह है, गैसीय ग्रह है। जैसे ठोस सतह आपको पृथ्वी पर दिखती है, भूमि, जैसी ठोस सतह आपको मंगल पे दिखती है, जैसी ठोस सतह शुक्र पे और बुध पर दिखती है, वैसी ठोस सतह बृहस्पति और शनि पर नहीं है। वो केवल गैसीय पिंड है। अगर आप उसके ऊपर उतर जाएं तो आप उसके अंदर समाहित हो जाएंगे, अंदर समा जाएंगे, नीचे 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 गिरते चले जाएंगे, भूमि ही नहीं मिलेगी। ग्रहों का आपस में युद्ध होना, ग्रह युद्ध, ग्रहों का उदयास्त होना, ग्रहण, प्रति सूर्य का दर्शन होना, रोहिणी शकट भेद का होना, उल्का के संदर्भ में बहुत अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है कि अनेक प्रकार की उल्काएं, अनेक प्रकार के धूमकेतु। और अगर आप अद्भुत सागर और बृहद संहिता ग्रंथ को खोलकर देखेंगे तो एक नए शोध की संभावना यह मिलती है कि अगर आप एस्टेरॉइड्स पे और कॉमेट्स पे शोध करें और किसी अच्छे एस्ट्रोनॉमर जो अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री है उसके साथ मिलकर शोध करें या फिर अपने शोध को उससे जोड़ें, बहुत ही उत्कृष्ट शोध हो सकता है कि कितने प्रकार के धूमकेतुओं का वर्णन सिद्धांत ज्योतिष के ग्रंथों में है। और कुछ ऐसे धूमकेतु हैं
जिनका कि दर्शन 300 वर्षों के बाद होता है, 200 वर्षों के बाद होता है, 500 वर्षों के बाद होता है। और न केवल उन्होंने उन धूमकेतुओं का आकार प्रकार का वर्णन किया, अपितु ये भी बताया कि जब वे धूमकेतु पृथ्वी के पास आएंगे तो कैसा प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर होगा। सूर्य चंद्र के आसपास दिखाई देने वाले परिवेश, विद्युत तरंग, जो विद्युत है उसके अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार के संदर्भ में विवेचन, मेघाकृति के संदर्भ में विवेचन, अलग अलग प्रकार की वृष्टि के संदर्भ में विवेचन, इंद्रधनुष के संदर्भ में विवेचन, पशु पक्षियों के विचित्र व्यवहार के संदर्भ में विवेचन, सूर्य और चंद्रमा पर पड़ने वाले काले छिद्रों के संदर्भ में विवेचन, चंद्रमा के श्रृंग को देखकर विवेचन, गंधर्व नगर का विवेचन, वैसे ही रसायन विज्ञान, साबुन बनाना, चित्र का निर्माण करना, वास्तुशास्त्र का वर्णन, फौना एंड फ्लोरा, वनस्पति शास्त्र का वर्णन, मापन विज्ञान के संदर्भ में वर्णन, 150 से अधिक अध्यायों में बृहद संहिता में अनेकानेक विषयों के संदर्भ में वर्णन है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में, आपके शोध, आपके अध्ययन काल में आपने पढ़ा, आपने शास्त्री के समय में, आचार्य के समय में जिन जिन ग्रंथों को पढ़ा और जिन सब्जेक्ट को पढ़ा, जिन अध्यायों को पढ़ा, उसी पे ही शोध करना जरूरी नहीं है। उससे भी अधिक अनेक ऐसे विषय हैं जिनको आपने देखा नहीं था, लेकिन उनके संदर्भ में शोध किया जा सकता है। जैसे ग्रह युद्ध है, ग्रह का उदयास्त है, ग्रहण के संदर्भ में आज के अनेक आचार्य, अनेक विद्वान, अनेक वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्रहण पशु पक्षियों पर, वातावरण पर, पेड़ पौधों पर, मनुष्यों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। और भारत में तो इस ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में अत्यंत विस्तार से बहुत ही सूक्ष्मता से विवेचन किया है कि कैसा ग्रहण कब लगेगा, किस प्रकार की आकृति का होगा, और उस ग्रहण के द्वारा उसको देख करके किस प्रकार से आप आने वाली घटना का वर्णन कर सकते हैं, उसका फल कर सकते हैं। तो कोई विद्यार्थी प्राचीन समय में घटित हुए बहुत सारे ग्रहण देखकर उनसे संबंधित शोध कर सकता है। ऐसे ही एक रोहिणी शकट भेद की घटना होती है, जिस घटना हो के घटने पर विभिन्न प्रकार की प्रलय कारक स्थितियां बनती है। उन स्थितियों के ऊपर आप शोध कर सकते हैं। मेघाकृति की आकृतियों को देखकर आचार्यों ने वर्णन किया कि अनेक प्रकार के फल घटित होते हैं। चीन के एक वैज्ञानिक थे जंगाओ साओ, उन्होंने वर्णन किया कि जब भी कभी बड़े भूकंप आते हैं, उससे पहले बादलों की विचित्र आकृतियां दिखती है, जैसी आकृतियां बृहद संहिता में वर्णित की गई है। रूस के एक वैज्ञानिक है A.L. चीजेवस्की, उन्होंने बताया कि जब सूर्य के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं बड़े, तब वहां पर किसी प्रकार के बड़े ज्वालामुखी, भूकंप एवं आपदाओं का आविर्भाव होता है। जैसा कि बृहद संहिताओं में, अद्भुत सागर में वर्णन है। बहुत सारे ऐसे विश्व के शोध संस्थान हैं जो कि विश्व में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के पूर्व पशु पक्षियों के व्यवहार पे अध्ययन करते हैं कि सियार का क्या व्यवहार होगा किसी घटना से पहले, पक्षियों का क्या व्यवहार होगा, सांप, बिच्छू, मेंढक, मछलियां, कुत्ते, घोड़े, हाथी, इन सबके व्यवहार को देखकर आने वाले समय के बारे में जानना, यह एक नया विज्ञान है। और प्राचीन ग्रंथों में तो अनेकानेक बहुत सारे ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जो कि आज के वैज्ञानिक प्रमाणों को सहयोग कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे दो सूर्य के दिखने पर क्या घटनाएं घटेगी, और ये दिखाई भी देते हैं विश्व के ऐसे क्षेत्रों में उल्कापात से संबंधित चंद्रमा के श्रृंग, विद्युत दिग्दाह, गंधर्व नगर,
और कहाँ कौन सी घटना कब घटेगी इससे संबंधित अनेक चक्र हैं, जिनमें कि कूर्म चक्र, सर्वतोभद्र चक्र, संघट्ट चक्र इत्यादि के द्वारा उनका ज्ञान करना। तो संहिता ज्योतिष तो अपार संभावनाओं से भरा है, अपार संभावनाओं से, जिसमें कि अनेक शोध के विषय हैं। और तीसरा विषय जो कि फलित ज्योतिष जिसे कहते हैं, फलित ज्योतिष में सबसे ज्यादा रुचि है आज के समय में साधारण जनता के अंदर। तो यदि कोई शोध छात्र यह शोध करे कि यह जो फलित शास्त्र है इसके पीछे क्या विज्ञान है, मैं देखता हूं उससे संबंधित भी एक स्लाइड हो जिसमें कि फलित ज्योतिष से संबंधित तो यदि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा जो शोध कार्य हुआ है अब तक वह फलित ज्योतिष में ज्यादा हुआ है, क्योंकि उसमें ज्यादा रुचि रहती है, वह व्यक्ति विशेष से जुड़ा रहता है। तो सबसे ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन अभी तक फलित ज्योतिष में हुआ है। सबसे ज्यादा शोध कार्य अब तक फलित ज्योतिष के विषयों में हुआ है। तो फलित ज्योतिष में भी अनेक विषय हैं, जिसमें है जातक, ताजिक, मुहूर्त, प्रश्न, स्वप्न, जो कि एक व्यक्ति इस जातक शास्त्र में भी अनेक ग्रंथ हैं और अनेक विषय हैं, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आजीविका का विचार, विवाह संबंधित विचार, संतति संबंधित विचार, अनेकानेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कि पूर्व विवेचन किया जा सकता है। ताजिक शास्त्र के अंदर वर्षफल, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में क्या क्या घटित होगा उससे संबंधित शोध किया जा सकता है। मुहूर्त शास्त्र में किसी भी मुहूर्त का निर्माण कैसे, उसमें अनेक मतांतर कैसे हैं। प्रश्न शास्त्र के भी अनेकानेक सिद्धांत है, प्रश्न के अक्षर सिद्धांत है, रमल प्रश्न है, अष्टमंगल प्रश्न है, और इन सब में भी आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रकाशित नहीं है, जिनका कि अभी तक प्रणयन नहीं हुआ है, अभी उनका जब तक जिनका कि अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। आप उन पांडुलिपियों को लीजिए, प्रश्न शास्त्र की, स्वप्न शास्त्र की, मुहूर्त की, किसी नए ग्रंथ का आप उद्धार कीजिए। एक अत्यंत रुचिकर विषय है कि ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिकता पर कोई शोध कार्य करे। आज अनेक प्रश्न उठते हैं ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता पर कि क्या यह विज्ञान है या केवल कपोल कल्पना है। अनेक आक्षेप किए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। तो मैं कुछ आपको एक प्रमाण रूप में बातें बताऊंगा जिससे कि कुछ सहायता मिलती है, जिससे कि आप ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। कोई शोध छात्र इसे शोध के रूप में स्वीकार कर सकता है कि मैं ज्योतिष शास्त्र के सारे सिद्धांतों के मूल को विज्ञान के रूप में सिद्ध कर पाऊं। तो उसके लिए हमें जो प्राचीन समय में या फिर आधुनिक समय में अनेक ऐसे शोध हुए हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को
सत्य सिद्ध करने में सहायता करते हैं। जैसे पैरासिलिस नाम के चिकित्सा शास्त्री हुए, तो जो प्राचीन ज्योतिष शास्त्र कहता है, उन्होंने उस मान्यता को पूर्ण रूप से माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तभी बीमार होता है जब उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों का वर्तमान में चलने वाले नक्षत्रों के साथ सामंजस्य और तालमेल टूट जाता है, छूट जाता है, तब वह अस्वस्थ हो जाता है। उसके जन्म के समय में उसके अंदर एक ऐसा एक अनुपात नक्षत्रों का, एक संगीत विद्यमान हो जाता है, एक वाइब्रेशन उसपे छप जाती है, जो कि वर्तमान समय में ग्रहों की उस संगीत के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ अगर उसका तालमेल छूट जाए तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। और उसने इस अंतर संगीत के संबंध को पकड़ा, उसको अध्ययन किया और अनेक रोगियों को ठीक किया। वैसे ही पाइथागोरस ने भी वर्णन किया था कि प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह या प्रत्येक उपग्रह जब यात्रा करता है तो उसके कारण एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक नक्षत्र की गति विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है और व्यक्ति की जो व्यक्तिगत निजी ध्वनि होती है उसके साथ उसकी तालमेल बनी रहती है। उसे संगीतबद्धता, हार्मनी कहते हैं। पाइथागोरस अपने शोध में, अपनी जो बायोग्राफी डायरी लिखते हैं, उसमें वह जेनोसोफिस्ट ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो कि भारतीय सिद्धांतों के साथ संबंधित है। वह गंगा का वर्णन करते हैं। ऐसी अनेक बातें लिखते हैं जिससे पता चलता है कि पाइथागोरस निश्चित रूप से भारत में आया होगा और यहाँ से अध्ययन करके उसने इन सिद्धांतों को प्रणयन किया। तो कोई उसे खोज सकता है, उन बातों को भी खोज सकता है। चीजेवस्की के बारे में मैंने बताया, A.L. चीजेवस्की, जो कि सूर्य पर होने वाले बड़े-बड़े परिवर्तनों को पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर बताते हैं और बिल्कुल वही घटनाएं वैसे ही घटती है। भूकंपों की आवृत्ति, ज्वालामुखियों का निर्माण उसी क्रम में होता है जैसे कि सूर्य पर तामस कीलक धर्मों की वृद्धि होती है। जितनी महामारियां फैलती है उनका संबंध सूर्य पर होने वाले परिवर्तनों के साथ उन्होंने बताया। प्राणियों में, जानवरों में विचित्र व्यवहार सूर्य पर होने वाले परिवर्तन के साथ उन्होंने जोड़ा। 1950 में एक वैज्ञानिक हुए जीआरजी गियार्डी, उन्होंने कॉस्मिक केमिस्ट्री नाम से एक शोध किया। उसमें बताया कि यह पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की किसी भी एक कोने में होने वाला परिवर्तन इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। उनका यह शोध भी ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करता है। फ्रैंक ब्राउन नाम के वैज्ञानिक, उनका यह कार्य था कि जब मनुष्य अंतरिक्ष में जाएगा तो किस प्रकार के परिवर्तनों को उसे झेलना पड़ेगा। तब उन्होंने जाना कि अंतरिक्ष शून्य नहीं है, उसमें अनंत प्रभाव विद्यमान रहता है जो कि निरंतर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और उन्होंने उस सिद्धांत का नाम दिया उपग्रही वंशानुक्रम, प्लेनेटरी हेरिडिटी। एक अन्य विद्वान हुए जॉर्ज लाखोवस्की, जिन्होंने ग्रैंड प्रॉब्लम ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और वो रश्मियां कैसे मनुष्य को प्रभावित करती है। मसारो इमोटो नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कैसे पानी जो है वो भावनाओं के साथ में संबंधित है और कैसे चंद्रमा आपकी भावनाओं को, आपके शरीर के जल को
प्रभावित करता है, कैसे आपकी भावना जल को प्रभावित करती है, कैसे जल आपको प्रभावित करता है। तो शोध कार्य में पता चला है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। मानसिक स्थिति और चंद्रमा को लेकर अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक शोध हुए हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में, ब्रिंगटन यूनिवर्सिटी यूके में, स्विट्जरलैंड के अनेक ऐसे चिकित्सालयों में अनेकानेक ऐसे शोध हुए हैं जो कि चंद्रमा के मन के साथ होने वाले प्रभाव को स्थापित करते हैं। अनेक ऐसे शोध हुए हैं जो बताते हैं कि सूर्य का संबंध आपकी हड्डियों के साथ, आपकी आंखों के साथ, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कैसे है। अनेक ऐसे शोध है जो ये बताते हैं कि मंगल लाल क्यों है, मंगल का संबंध आपके रक्त के साथ में, खून के साथ में, आपकी मांसपेशियों के साथ क्यों है। अनेक ऐसे शोध ये है जो बताते हैं कि कैसे बृहस्पति आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पेट को प्रभावित करता है, संतान उत्पत्ति। आप उन सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं आज। और ऐसे अनेक सिद्धांत आज खोजे गए हैं जो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड से, अनेक तारों से, सुपरनोवा से, अनेक पिंडों से ऐसी किरणें आती हैं जो कि अपने बीच में आने वाले प्रत्येक पदार्थ के गुण को अपने साथ ले लेती है। जैसे न्यूट्रिनो कण किसी तारे से निकलते हैं और उसके बीच में अगर कोई ग्रह आ गया, मंगल आ गया, गुरु आ गया, चंद्रमा आ गया, तो वह उसके अंदर से प्रभावित होते हुए उसके गुण को साथ लेते हुए पृथ्वी पर आ जाते हैं। और प्रत्येक क्षण 10 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पार्टिकल, अंतरिक्ष से आने वाले कण आपके शरीर में से आर पार हो जाते हैं और उस ब्रह्मांड के स्वभाव को अपने साथ ले आते हैं। और इस प्रकार के बड़े बड़े शोध केंद्र बने हैं जो उन कणों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे अनेक स्वीडन के विश्वविद्यालय, अमेरिका, आंध्र प्रदेश में, कैलिफोर्निया में, भारत में भी अनेक वैज्ञानिक हैं जिनके शोध, जैसे इनके नाम मैंने लिखे हैं, डॉक्टर ब्रैडफोर्ड स्मिथ, डॉक्टर डब्ल्यू.एच. मैक्रियो, रूस के अनेक वैज्ञानिक है, उशेको, कलकत्ता के ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जो कि ग्रहण के समय में होने वाली घटनाओं को मनुष्य के साथ जोड़ते हैं। तो अनेक भारत के और अन्य विश्व के अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके शोध कार्य आप आज के समय में बहुत अधिक प्रासंगिक हैं और वे ज्योतिष शास्त्र को कैसे विज्ञान रूप में सिद्ध कर सकते हैं, उस संदर्भ में बहुत ज्यादा सहयोगी है। तो आप में से कोई एक ऐसा विषय ले सकता है कि ज्योतिष के जो मूल नियम हैं वो किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित किए जा सकते हैं, सिद्ध किए जा सकते हैं, उन पे कार्य करें। कोई व्यक्ति एनवायरमेंट साइंस को लेके काम कर सकता है, कोई व्यक्ति फौना एंड फ्लोरा मतलब प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को लेके ज्योतिष शास्त्र को जोड़ के कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति आर्किटेक्चर, आधुनिक वैज्ञानिक वास्तुविद्या और प्राचीन भारतीय वास्तुकला को लेके मिलकर शोध कार्य कर सकता है। आपको शायद पता हो कि आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की, उन्होंने वास्तुशास्त्र को अपने सिलेबस में स्थान दिया है। वहां के छात्र, तकनीकी के छात्र आज उसका अध्ययन करते हैं। तो यदि हम ऐसा शोध कार्य करें जो कि आज के समय में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज की अध्ययन अध्यापन की परंपरा में कहीं कोई सहयोग दे सकता हो, कहीं कोई उपयोगी हो सकता हो, तो वो शोध कार्य न केवल आपको प्रसिद्ध करेगा बल्कि इस विषय को भी बहुत आगे तक ले जाएगा। तो अथाह संभावना है शोध कार्य की ज्योतिष शास्त्र में, परंतु आपको उससे पहले यह पता जरूर कर लेना चाहिए कि इससे पूर्ववर्ती, आपसे पहले किन किन विश्वविद्यालयों में किन किन छात्रों ने इस प्रकार के शोध कार्य किए हैं, और उसके बाद आप अपने विषय का चयन करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि कुछ प्रश्न आपको मुझे देने हैं जिनको कि आप लिखकर भेजेंगे आपके विश्वविद्यालय में,
तो 5 प्रश्न बहुत ही सरल, जिनका के उत्तर लिखकर आपको भेजना होगा। पहला प्रश्न आपको लिखना है कि ज्योतिष शास्त्र का संक्षिप्त परिचय दें। कैसे वह वेदांग है और कितने उसके भाग हैं। पहला प्रश्न है ज्योतिष शास्त्रस्य संक्षिप्त परिचयः देयः। दूसरा प्रश्न है सिद्धांत ज्योतिष शास्त्रे, सिद्धांत ज्योतिष शास्त्रे शास्त्रस्य सिद्धांत शास्त्रे मुख्य वर्णित विषयाः प्रतिपादनीयाः। सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में जिन जिन मुख्य विषयों का वर्णन किया गया है उनका संक्षेप में प्रतिपादन करें। वैसे ही तीसरा प्रश्न होगा संहिता ज्योतिष शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र से संहिता स्कंधे शोध संभावना, नूतन शोध संभावना, कौन कौन से विषयों पर नवीन शोध किया जा सकता है संहिता ज्योतिष के। तो जैसे पर्यावरण विज्ञान पे किया जा सकता है, ऋतु विज्ञान पे किया जा सकता है, वनस्पति शास्त्र पे, रसायन विज्ञान पर, भौतिक विज्ञान पर, मापन विज्ञान पर, आभूषण विज्ञान पर, ऐसे अनेकानेक विज्ञान संहिता में विद्यमान है। तो उनका आप संक्षेप में नाम लिखें, थोड़ा वर्णन करें कि संहिता स्कंधे नूतन शोधस्य संभावनाः। तीसरा प्रश्न होगा हाँ, आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। ये प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बना करके गूगल फॉर्म के रूप में दिए जाएंगे। जी, ये सभी प्रश्नों को गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजा जाएगा। अभी आप लोग प्रश्न नोट कर लें। आप एक बार नोट कर लीजिए। तीसरा ये प्रश्न जो की स्कंद है, परंपरा तो बहुत दिनों से बंद हो चुकी है मैम। आज कोई सूचना नहीं था इसके बारे में। कोई जी। नहीं, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न होगा आपका जातक स्कंद से संबंधित ग्रंथ एवं ग्रंथकारों के नाम लिखें। जातक स्कंद संबंधितानां ग्रंथानां ग्रंथकाराणां च नामानि लेख्यानि। जो जातक स्कंद है फलित ज्योतिष से संबंधित कालक्रम के अनुसार, कालक्रमानुसारेण जातक स्कंद संबद्धानां ग्रंथानां ग्रंथकाराणां च वर्णनम करणीयम्। पुनः बोलेंगे। कालक्रमानुसारेण जातक स्कंध संबद्धानां ग्रंथानां ग्रंथकाराणां च प्रतिपादनम करणीयम्। महोदय, यह ग्रंथ पांचवा प्रश्न होगा इतना होगा, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा बड़ा सेंसर होगा इसका। नाम लिखना है, नाम नाम नामानि लेख्यानि, नाम लिखिए बस। काल, पहले कौन सा ग्रंथ था? पहला बृहद जातकम वराह मिहिर, सन लिखना है उनका। दूसरा ग्रंथ सारावली, कल्याण वर्मा, सन लिखना है आपको। तो जितने ग्रंथ आपके पास, आपके मन में आपने देखे हो अभी तक, तो जितना प्राप्त हो सकता है उतने आप नाम लिख दीजिए। एक पेज में हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं। नामानि लेख्यानि केवलम। पांचवा होगा वो आपकी इमेजिनेशन से लिखना है आपको कि ज्योतिष शास्त्र से वर्तमान संदर्भे उपयोगिता। तो त्रिस्कंधा नाम उपयोगिता, केवल ज्योतिष में ऐसा नहीं कि आप फलित ज्योतिष की उपयोगिता लिख दें। सिद्धांत ज्योतिषस्यापि उपयोगिता, संहिता स्कंदस्यापि उपयोगिता, गणित फलित ज्योतिष शास्त्रस्यापि उपयोगिता। तो ज्योतिष शास्त्रस्य स्कंधत्रयाणां वर्तमान संदर्भे उपयोगिता लेखनीया। आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनकी उपयोगिता है, जिनका उपयोग किया जा सकता है तीनों स्कंदों में? वर्तमान संदर्भे ज्योतिष शास्त्रस्य स्कंधत्रयाणाम उपयोगिता लेखनीय। तो इतने 5 प्रश्न आप लिख करके भेजेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना।
जी गुरु जी, बहुत ही सुंदर क्लास रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं केशवनाथ झा हूँ, प्रणाम करता हूँ अरे श्रीमान। वाह, केसर जी है क्या आप? जी जी जी। आप दरभंगा में आजकल? हाँ हाँ, यहाँ से ही गुरु जी पीएचडी कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, फंस चुका हूँ गुरु जी, तो अब करना ही पड़ेगा। जी जी, चलिए बाद में बात करते हैं फिर हम। जी गुरु जी, जी जी ठीक है गुरु जी, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम प्रणाम। जी, नमस्कार। और आप भी किसी किसी का छात्र कोई का यदि पढ़ाए गए पाठ से कोई संदेह भी पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर्वेश बोल रहा हूँ सर। आवाज कट रही है। सर्वेश बोल रहा हूँ। अरे वाह सर्वेश जी, नमस्कार नमस्कार। पहचाने? पहचान गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बस बस आनंद है। ये स्क्रीन पे जो आपने नंबर प्रेजेंट किया, ये नंबर वर्तमान समय में आपके पास में है? हाँ हाँ है। तो ठीक है, मैं बाद में आपसे महोदय बात करता हूँ। कुछ जी जी जरूर जरूर। कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी से, बहुत विद्यापीठ से बहुत सुंदर, नहीं हो पाया तो यहीं से कर रहा हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। जी, मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको जो है सो बाद में फोन करता हूँ जरूर महोदय। जरूर जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।